आज हम बात करेंगे इसरो अहमदाबाद सैक के डायरेक्टर नीलेश देसाई जी से और जानेंगे कि इसरो ने आम आदमी के लिए क्या किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी ना केवल एक विज्ञान है, बड़ा विज्ञान, लेकिन आम आदमी के जीवन को भी छूता है, जो विक्रम भाई साराभाई का भी सपना था। और इसके अलावा जो भी हमारे यहाँ बड़े विज्ञानी हुए, उन्होंने भी ये सोच, ये कोशिश हमारे सामने रखी। तो डॉक्टर नीलेश देसाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है दूरदर्शन में। सर, मैं आपसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि 1 साल हो रहा है चंद्रयान-3 की सफलता का। इन 1 साल का सफ़र कैसा रहा? क्या क्या चुनौतियाँ थी? क्या क्या हमने सीखा है इस 1 साल में? ये तो जो प्रवृत्ति हम कर रहे हैं, चंद्रयान, मंगलयान, गगनयान, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हम करते हैं, ये तो केवल हमारी 20% जो कार्य है वही उसका भाग है। उसके अलावा जो 80% हम कार्य करते हैं, वो कार्य तो हमारा जो है वो आम जनता के लिए, जो साराभाई का, विक्रम साराभाई ने अपना जो संदेश दिया था, भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का जो विज़न दिया था, उसके उजागर करते हुए कि वी वांट टू यूज़ स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन मैन एंड सोसाइटी। तो बाकी 80% काम तो वो कर रहे हैं, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग एंड स्पेस साइंस एक्सप्लोरेशन, जो आम जनता को सीधे ही अफेक्ट करता है और उनके फ़ायदे के लिए, उनकी मदद के लिए, उनका जीवन स्तर सुधरे, उसके लिए जो प्रयत्नशील हम रहते हैं, भारत सरकार और उसके अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, तो उसके इनपुट देने के लिए, उनकी कार्य को सरल बनाने के लिए हमारी कोशिश हम स्पेस रिसर्च के द्वारा के माध्यम से करते रहते हैं। बट इसके साथ साथ इस प्रकार के चंद्रयान और मंगलयान जैसे जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जिसमें हम वो टेक्नोलॉजी जो कोई देश दूसरे देश को कभी भी बताता नहीं है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हम आत्मनिर्भर बन के वो हासिल करते हैं। तो वो तकनीक हासिल करके उसमें सफलता पाना, तकनीक को टेस्ट करना, उसको हासिल करना एक बात है, और उसमें संपूर्ण तरह से सफल होना एक दूसरी बात है। अगर मैं बात करूं तो अगर चंद्रयान-3 की आज स्थिति क्या है? क्या उसका कोई मॉड्यूल अभी भी चालू है, या कोई कोई पेलोड उसका अभी ज़िंदा है? कोई इन्फॉर्मेशन आ रही है अभी? क्या उसकी एक फिज़िकल स्टेटस उनका क्या है? जैसा कि आपको विदित होगा कि जो चंद्रयान-3 लैंडर और रोवर मॉड्यूल था, उसका जो मीनिंगफुल लाइफ था वो एक चंद्र दिवस का था, जिसका मतलब है कि 14 पृथ्वी के दिवस। तो उसकी जो डिज़ाइन लाइफ तो उतनी ही थी। फिर हमने कोशिश की कि 14 दिन बाद रात्रि होगी, और रात्रि के बाद जब अगेन पुनः दिन होगा, उसमें वह पुनः कार्य कर पाता है कि नहीं। बट दुर्भाग्यवश उसमें हम सफल नहीं हो पाए थे, क्योंकि रात को वहाँ पे जो तापमान है वो -150 इवन -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है, और उसमें कई इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जे शायद काम न करे, उसका जो शोल्डर जॉइंट से वो डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो वो सब मुश्किलों के कारण में भी कुछ जगह पे सर्किट अच्छी तरह से कार्य नहीं कर रही होगी, जिसके कारण हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है वो अभी काम नहीं कर रहा है, कि जो लैंडर के साथ डेटा रिसेप्शन का और डेटा कम्युनिकेशन का जो चैनल है, तो क्योंकि सोलर पैनल भी वहाँ था, दूसरी बैटरी भी यूज़ करते हैं, तो उसमें भी खामी आ सकती है। तो वो सब देखते हुए अभी तो हाल में उसमें से कोई हमको ऐसे चिन्ह मिला नहीं है कि कुछ सर्किटें काम करे। कुछ अवश्य काम करती होगी, क्योंकि सोलर पैनल के कारण वहाँ पे जो पावर तो उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण कुछ सब पुर्जे अवश्य कार्य करते होंगे। बट वो कुल मिला के जो उसका इंटेंडेड फंक्शन था, जो कार्य करने का जो निष्कर्ष था, वो शायद न हो रहा हो, और उसके कारण हमको जो डेटा जो है वो यहाँ पे नहीं मिल रहा है। बट एज ए एम्बेसडर, भारत के एम्बेसडर के रूप में, हमारे राजदूत के रूप में, चंद्रयान लैंडर और रोवर अभी भी चंद्र की धरती पर वहाँ पे खड़े हैं, और जब भी हमारी दूसरा मिशन वहाँ जाएगा, या जब भी हमारा मैंड मिशन वहाँ पे होगा, तब फिर से हम वहाँ की विज़िट ले पाएंगे और उसके बारे में पूरी जानकारी ले पाएंगे। क्योंकि चंद्र पर एटमॉस्फेयर तो है नहीं, वातावरण नहीं है, कोई वहाँ से चीज़ इधर से उधर करने वाला भी कोई नहीं है। तो जो चीज़ें जैसी है वैसी ही वहाँ रहेगी। जी, तो सर एक शेप करके एक जो प्रपोजल मॉड्यूल था, जिसको वापस भी धरती की तरफ लाया गया, जो देखता है कि दूर से धरती कैसे दिखती है, और धरती जैसे ग्रह और कहीं अगर ब्रह्मांड में है तो वो शायद कैसे दिख सकते हैं।
तो क्या वो आज काम कर रहा है, उससे उससे क्या डेटा आ रहा है? नासा ने भी एक उपकरण का प्रयोग किया था जिससे वो भी कुछ साइंटिफिक डेटा ले पाए, तो उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जैसा कि आपको विदित होगा कि ये जो मिशन के 3 भाग थे। एक तो जो ऑर्बिटर मॉड्यूल था, जिसके इस बार हमने पूरा सैटेलाइट ऑर्बिटर के बदले या सैटेलाइट के बदले हमने खाली प्रोपल्शन मॉड्यूल रखा था और उसमें एक पेलोड लगाया गया था, ये शेप पेलोड जिसकी आपने बात की। इसके साथ साथ जो लैंडर जो हमारा यूनिट था और वो लैंडर के अंदर रोवर यूनिट था, तो ये 3 पुर्जे थे पूरे चंद्रयान मिशन के। तो प्रोपल्शन मॉड्यूल, जैसा कि जब प्रोपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग हो गए, उसके बाद प्रोपल्शन मॉड्यूल 100 किलोमीटर की ऑर्बिट में चंद्र के आजू बाजू घूम रहा था और थोड़े दिनों पर वहाँ करने के बाद हमने वहाँ से जो डेटा कलेक्ट किया शेप ने, वो पृथ्वी पर भेजा। उससे खास कोई अभी, क्योंकि उसके प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर ही वो डेटा यूज़ करते हैं, तो अभी आम जनता के लिए उसकी घोषणा नहीं की गई है, बट वो डेटा अवेलेबल है और उसकी एनालिसिस हमारे जो उस मिशन के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे वो उसका प्रशिक्षण कर रहे हैं, उसका एनालिसिस कर रहे हैं और उसके बाद में उसकी जानकारी हमको मिलेगी। बट जो शेप पेलोड का जो मुख्य उद्देश्य था कि किस तरह से अन्य ग्रहों से या दूर से ब्रह्मांड से पृथ्वी हमारी कैसी दिखती है और पृथ्वी में कोई जो सिग्नेचर्स है, क्योंकि हमको पता है कि पृथ्वी पे लाइफ है, पृथ्वी पे जीवन है, तो वो जीवन के लक्षण क्या है वो दूर से हम उसका अनुभव करने के लिए, उसका एक्सपीरियंस करने के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए ये कोशिश थी। और वो सिग्नेचर हम प्रिजर्व करके रखेंगे, जिससे कि जब हम पृथ्वी पे से अन्य ग्रहों का परीक्षण करते हैं जब, और उसको ऑब्ज़र्व करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, तो वो डेटा को एज ए रेफरेंस यूज़ करेंगे कि कोई भी ग्रह जिसमें जीव है, लाइफ है, तो वो ग्रह की कुछ अलग प्रकार की सिग्नेचर होगी। तो अगर वो मैच होती है हमारी पृथ्वी का सिग्नेचर जो हमने प्राप्त किया है शेप मॉड्यूल से, दूर से, चंद्र से, तो उसको एज ए रेफरेंस यूज़ करके हम पता लगा पाएंगे कोई और जगह पे, जैसे कि एक्सोप्लैनेट से, वहाँ पे लाइफ है कि नहीं। तो ये तो उद्देश्य था ये शेप पेलोड का। बट जैसा कि मैंने बताया, उसकी डेटा कलेक्ट करने के बाद हमको लगा कि अभी और ज़्यादा डेटा कलेक्ट करने से कोई ज़्यादा बहुत उपयोगिता हमारी रहेगी नहीं, तो उसके बदले एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि फ्यूचर में हमको चंद्र से सॉइल और रॉक सैंपल लाना है। सो रिटर्न सैंपल मिशन जिसको बोलते हैं वो करना था। तो क्यों ना वो प्रयोग अभी कर ले कि किस तरह से चंद्र की ऑर्बिट से पूरे मॉड्यूल को वापस पृथ्वी की ओर ले आए, पृथ्वी की ऑर्बिट में, जो चंद्र के गुरुत्वाकर्षण से बाहर लाके उसको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के अंदर और ले आए। ये हमारी फ्यूल सेविंग की वजह से हो पाए या फिर हाँ, तो फ्यूल इसमें सफिशिएंट फ्यूल था, इसलिए तो ये प्लांट मैनर में था या फिर हमारी पहले से प्लान नहीं था ये मैन्यूअर। अच्छा। बट बाद में सोचा गया कि ये एक्सपेरिमेंट करने की अभी गुंजाइश है तो उसको कर लेते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें सफलतापूर्वक उसको चंद्र की ऑर्बिट से निकाल के ये प्रोपल्शन मॉड्यूल को पृथ्वी की ऑर्बिट में वापस लाया गया। ऑफकोर्स ये बहुत ही इलिप्टिकल ऑर्बिट है, हाईली इलिप्टिकल जिसको बोलते हैं, क्योंकि पूरी तरह से हम उसको सर्कुलर ऑर्बिट ला के नहीं कर पाएंगे क्योंकि उतना फ्यूल नहीं था। तो ये एक परीक्षण किया और वो काफ़ी सफल रहा। तो इसके कारण हमारा फ्यूचर में जो रिटर्न सैंपल मिशन के लिए जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी बड़ा है। और इसी कारण अभी जो हम नया चंद्रयान 4 मिशन डिफ़ाइन कर रहे हैं उसमें ये सब अनुभवों को ध्यान में रखते हुए हमारी कोशिश है और हमको पूरी आशा है कि लगभग 3 से 3.5 साल में हम ये चंद्रयान 4 प्रोजेक्ट, जब भी गवर्नमेंट उसको अप्रूवल देती है उसके बाद से ये पूरा कर पाएंगे। जी। तो और बाकी जो नासा ने जिस पेलोड का इस्तेमाल किया वो क्या प्रयोग था, वो भी काफ़ी सुर्खियों में रहा था पिछले साल बीच के समय में, तो उससे क्या हमें जानकारी मिली? हाँ। एक आपको पता होगा कि LRA करके लेज़र रिफ्लेक्टर एरे हमने लगाया है, नासा ने ही दिया था वो। तो वो चारों कोने पे वो लेज़र रिट्रो रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं हमारे चंद्रयान पे भी, क्योंकि आज तक के सभी जो मिशन थे, मून मिशन दूसरे देशों द्वारा और खुद नासा द्वारा, वो सब चंद्र के इक्वेटर पे गए हैं, विषुवत वृत्त पे वहाँ के। तो सभी मिशन लगभग उसके आजू बाजू ही गए, तो उन्होंने वहाँ पे तो ये लेज़र रिफ्लेक्टर स्थापित कर दिए। तो उसका उपयोग है कि पृथ्वी से हम कोई भी लेज़र उधर फेंकते हैं, वो लेज़र रिफ्लेक्टर उसको रिफ्लेक्ट करता है, वापस भेज देता है। तो यहाँ से जाने में जितना समय लगेगा लेज़र लाइट को,
वहाँ जाके वहाँ से टकरा के वापस आने में, तो वो समय से हम उसका डिस्टेंस नाप सकते हैं। ऐसे तो हमको पता है कि एवरेज मून यहाँ से, चंद्र यहाँ से 3,84,000 किलोमीटर दूर है, बट इससे हमको एग्जैक्ट उसकी डिटेल पता लगती है। तो जो इतना समय ये लेज़र लेता है, स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल करता है, वहाँ जाके टकरा के वापस आता है। तो इससे जो तात्पर्य निकला गया था, पिछले कई सालों से एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं कि चंद्र हमसे 3.82 सेंटीमीटर दूर जा रहा है एवरी ईयर। अच्छा। और ये बहुत ही एक ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि इस तरह से अगर चलता रहा आगे भी तो लगभग ऐसे अनुमान है कि 200 मिलियन ईयर्स में वो इतना दूर चला जाएगा कि अभी जो 24 घंटे का हमारा दिन है पृथ्वी का, उसका कारण चंद्र ही है हमारे लिए, तो वो 25 घंटे का हो जाएगा। और वो 24 घंटे का दिन अगर 25 घंटे का हो जाता है तो पृथ्वी पे तबाही मच जाएगी। तो ऐसा एक प्रेडिक्शन है। तो इसलिए भी ये जानना ज़रूरी है कि ये चंद्र जो हमसे दूर जा रहा है एवरी ईयर 3.82 सेंटीमीटर, तो वो कितना दूर जा रहा है, कि इसी गति से एवरी ईयर जाता है कि उसमें कभी कमी होती है या कुछ और बढ़ोतरी होती है। तो ये सब एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर काफ़ी उपयोगी है। बट आज तक जो भी मेज़रमेंट किए गए हैं, जैसा कि मैंने बताया, इक्वेटर पे लैंडिंग हुआ था तो वहीं से किए गए। अभी ये एक्सपेरिमेंट नासा को करना था कि साउथ पोल पे अगर हम कोई लैंडर है तो साउथ पोल पे भी उतनी गति से चंद्र दूर जा रहा है, उसका पुष्टि होती है कि नहीं। तो वो एक रीज़न था। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो नासा कर रहा है कि उनका जो LRO ऑर्बिटर है उसमें एक लेज़र अल्टीमीटर है, तो उसके द्वारा भी किरण फेंक के वहाँ से रिटर्न सिग्नल वो ले रहा है हमारे लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर से। तो इस तरह से अलग प्रकार के एक्सपेरिमेंट करके फ्यूचर में नेविगेशन में भी काम आए, क्योंकि वो लेज़र रिफ्लेक्टर तो वहीं, जैसे मैंने बताया कि चंद्रयान हमारा वहीं खड़ा है और वहीं खड़ा रहने वाला है, तो उसको उपयोग करके हम एग्जैक्ट लैंडिंग साइट पे उतराण करने में सफलता और सरलता हो, उसके लिए भी उसका उपयोग कर पाएंगे। तो ये सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट जारी हैं। और अभी जैसा मैंने बताया, LRA तो एक पैसिव रिफ्लेक्टर ही है, तो वो तो वहीं रहने वाला है। तो जो भी कोई दूसरा एक्टिव सैटेलाइट इस तरह के एक्सपेरिमेंट करना चाहे वो होते रहेंगे, और पृथ्वी से तो उसका मेज़रमेंट भी चलता रहेगा कि किस तरह से मून या चंद्र हमसे कितना दूर जा रहा है या नज़दीक आ रहा है, वो पता लगता रहेगा, जिससे कि आगे का हम प्रेडिक्शन कर सके लाइफ को, हमारी लाइफ पे उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। जी। दूसरी बात ये कि अब चंद्रयान मिशन, जैसे आपने बताया, एक 4 हम जिसकी परिकल्पना की गई है, जापान के साथ भी हमारा लूपेक्स मिशन चल रहा है, तो अब और एक ये भी परिकल्पना है कि हम चांद पे इंसान को भेजेंगे। तो अब आने वाले वर्षों में, आने वाले सालों में आप कहाँ देखते हैं जो चांद के साथ हमारा विज्ञान है, चांद के साथ हमारा इसरो का जो संबंध रहेगा या भारत का जो संबंध रहेगा, वो किस तरह से व्याख्यायित होगा? जैसा कि कोई भी सफलता के बाद होता है कि आदमी को चाहता है कि अभी और भी सफलता प्राप्त करे, तो ये सब देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने भी घोषणा की थी और इसरो के वैज्ञानिकों को भी लगा कि अब हमने ये चंद्रयान 3 मिशन तो हासिल कर लिया है, इससे आगे भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, जो कि नासा और अन्य जो विकसित देश है जो कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए तो हमारे प्लैनेटरी मिशन का जो अन्वेषण है वो आगे बढ़ाते हुए हमने ये तय किया है, इसरो ने अभी इसकी ब्लूप्रिंट रेडी की है कि किस तरह से हमारे आगे के प्लैनेटरी मिशन में हम कार्य करेंगे। तो एक तो है जापान के साथ ल्यूनर पोलर एक्सपेरिमेंट, ल्यूपेक्स मिशन का प्रपोज़ल तो कुछ सालों से जापान ने रखा ही था, तो उसको आगे बढ़ाते हुए हमने कुछ उसको वर्कआउट किया है और अभी गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए भेज रहे हैं। तो जैसे ही भारत सरकार उसका अनुमोदन करती है और उसके लिए बजट प्रोविज़न सब होता है तो उस पर कार्य शुरू हो जाएगा। उसका प्रिलिमिनरी ग्राउंड वर्क हम कर रहे हैं अभी कि किस तरह से हम, अब इस बार तो जैसे मैंने बताया कि 69.3 डिग्री लैटीट्यूड पे साउथ पोल के नज़दीक हम गए थे, बट वो एग्जैक्ट साउथ पोल नहीं था। तो एग्जैक्ट दक्षिण ध्रुव पे जाना हो, यानी कि 90 डिग्री सदर्न लैटीट्यूड पे, तो वहाँ जाने की कोशिश करेंगे ये लूपेक्स मिशन द्वारा। और जो रोवर हमारा इस समय 30 किलो वजन का था, वो लूपेक्स मिशन में लगभग 350 किलो वजन का होगा,
यानी कि उसमें और भी कई नए नए इंस्ट्रूमेंट होंगे, नए नए परीक्षण जो इंस्ट्रूमेंट होंगे वो रखे जाएंगे, जिसके कारण हम चंद्र की धरती के बारे में और भी हमको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। तो ये सब उसके एम है। जापान के कुछ पेलोड होंगे, सेंसर होंगे, कुछ हमारे होंगे, तो ये सब मिल के परीक्षण करेंगे। उसका लॉन्चिंग जापान के रॉकेट से होगा, क्योंकि बहुत ही हैवी लैंडर और रोवर बनेगा। आपको जैसा कि मैंने बताया 10 गुना ज़्यादा हैवी तो खाली रोवर ही है, तो पूरा लैंडर भी हम बना रहे हैं भारत में, और जापान रोवर और जो उसके बाकी के पुर्जे देगा, और रॉकेट उसका ये करेगा और लॉन्च। बैटरी जो है वो न्यूक्लियर बैटरी या रेडियो, हाँ, वो सब अलग अलग जो टेक्नोलॉजी है, कुछ जापानीज टेक्नोलॉजी, कुछ हमारी टेक्नोलॉजी मिला के ये पूरा मिशन रेडी होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि इस बार हम जो कोशिश कर रहे हैं कि 90 डिग्री पे लैंड करेंगे, और वहाँ पे सनलाइट काफ़ी कम है, और आपको विदित होगा कि अभी 69.3 पे ही हमको काफ़ी मुश्किल हुई थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 90 डिग्री पे जाएंगे वहाँ पे, तो पूरी हैज़ार्डस टरेन है, वहाँ पे जाना है, सनलाइट की भी कमी है, तो उसमें। और दूसरा हमने जो एम रखा है इस बार कि हम प्रिसाइज लैंडिंग करेंगे, मींस 10 बाई 10 मीटर एक्यूरेसी से लैंड करेंगे। इस बार जो हमने लैंडिंग की थी चंद्रयान 3 में, उसकी एक्यूरेसी लेवल अराउंड 500 मीटर था, तो उससे काफ़ी प्रिसाइज 50 गुना बेटर हम प्रिसीजन लेना जा रहे हैं। और तीसरा है कि इस बार जब हमने लैंडिंग किया था तब हमने एक एरिया आइडेंटिफाई किया था 4 बाई 2.5 किलोमीटर का, पूरा मैदान जैसा, जिसमें वो लगभग वो सपाट ज़मीन थी कि वहाँ पे जाके हम उतरेंगे अपने अलग अलग उसकी तकनीक का उपयोग करके। तो वो एरिया अभी हमने घटा के केवल 100 बाई 100 मीटर का रख दिया है। सो एकदम जिसको बोलते हैं प्रिसाइज लैंडिंग, कॉन्फिडेंस। सो अभी जापानीज टेक्नोलॉजी और हमारे जो ये अनुभव के बाद हमको इतना कॉन्फिडेंस है कि हम प्रिसाइज लैंडिंग कर पाएंगे विथ 10 मीटर एक्यूरेसी। सो ये सब इसके नए फीचर्स है ये मिशन के। और उसके बाद जो वहाँ अन्वेषण करना है, जो क्रेटर की रिम पे अगर पानी है कि नहीं, बर्फ़ है कि नहीं, उसके बारे में जानकारी लेने की, जिससे कि भविष्य में चंद्र पे हम स्पेस कॉलोनी अगर स्थापित करनी हो तो उसके लिए भूमिका तैयार करना। तो ये सब ये प्रयोग करने जा रहे हैं हम लूपेक्स मिशन द्वारा, और हम आशा करते हैं कि केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त हो जाए, क्योंकि इसमें जापान और भारत दोनों उसका जो खर्चा होगा, और काफ़ी खर्चा होगा, वो शेयर करेंगे आधा आधा जैसा। तो ये एक मिशन है। उसके बाद हमारा चंद्रयान 4 मिशन जो हमारा इंडिजिनस मिशन है, चंद्रयान 3 का फॉलो ऑन, यानी कि रिटर्न सैंपल मिशन, तो वो तो लगभग चंद्रयान 3 जैसा मिशन ही होगा। ओनली इस बार हम जाएंगे और फिर वापस भी आएंगे। ओनली इट विल बी अनमैन्ड मिशन, कोई आदमी जाने वाला नहीं है उसमें, वो हमारे लैंडर ही जाएंगे वहाँ पे। और ऐसा हमारा अनुमान है कि हमारी लॉन्च कैपेबिलिटी और अन्य चीज़ों को देखते हुए हमने 2 मिशन प्लान किए कि 2 लॉन्च व्हीकल उसको लॉन्च करेंगे 2 अलग अलग सैटेलाइट द्वारा। और फिर वहाँ पे एक जो हमारा लैंडर है वो उतरेगा, दूसरा ऑर्बिटर वहाँ पे घूमता रहेगा चंद्र की ऑर्बिट में, और जब सैंपल लेके उसमें से एक मॉड्यूल वापस ऊपर की ओर जाएगा, और वो जो घूम रहा है वो मॉड्यूल के साथ डॉकिंग करेगा। तो स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा। पहले उसका एक्सपेरिमेंट हम पृथ्वी के उस पर भी कर लेंगे, जब पृथ्वी की त्रिज्या में एट ऑर्बिट में, और उसके बाद ये चंद्र पे उसकी एक्सपेरिमेंट होगा। और पूरा कॉन्फिडेंस आने के बाद ही चंद्र का मिशन तो होगा कि वहाँ पे स्पेस डॉकिंग होगा, और फिर वो पूरा मॉड्यूल अगेन वापस से पृथ्वी की ओर आएगा। जो कि प्रोपल्शन मॉड्यूल में हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसका ही जो बड़ा रूप है, उस तरह का वो प्रयोग होगा कि वो पूरा मॉड्यूल जो असेंबल्ड मॉड्यूल है, दोनों जो डॉक्ड मॉड्यूल है नीचे की ओर आएगा पृथ्वी की ओर, और पृथ्वी के ऑर्बिट में आने के बाद अगेन वो सेपरेट हो जाएंगे, और खाली जिसमें वो सैंपल रखे हैं वो मॉड्यूल ही खाली नीचे की ओर उतरेगा पृथ्वी के वातावरण को भेद के। क्योंकि जब भी पृथ्वी के वातावरण में एंट्री होती है तो अब 5000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जनरेट होता है। आपको पता ही होगा कि एंगल ऑफ अटैक और मैनी अदर थिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, कि सही तरह से अगर एंट्री नहीं हुई तो पूरा जल के राख हो सकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए तो पूरा सभी मॉड्यूल वापस नहीं आएंगे, ये एक ही मॉड्यूल जिसके अंदर ये सैंपल होंगे वहाँ की ज़मीन के, वहाँ की सॉइल के, मिट्टी के, तो वो सब आके उसको फिर पृथ्वी पे लाके उसको एक लेबोरेटरी में हम अच्छी तरह से स्टोर करेंगे, जैसा कि नासा ऑलरेडी कर चुका है। तो और फिर हमारे साइंटिस्ट उस पर और अच्छी तरह से उस पर एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट हम वहाँ बैठ के हमारे इंस्ट्रूमेंट द्वारा कर सकते हैं वो लिमिटेड ही कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया, इस बार हम
वो 14 दिन के भीतर ही जो करना था वो कर पाए। तो इसमें तो पूरे समय सैंपल हमारे पास ही रहेंगे, तो जब भी जिस प्रकार के एक्सपेरिमेंट करना हो हम कर सकते हैं। तो ये एक मिशन की मुख्य उद्देश्य रहेगा, ये जो चंद्रयान 4 रिटर्न सैंपल मिशन है। तो ये अभी प्लान किया और उसके बाद ये सब हम आशा करते हैं कि लगभग 2028 से 30 के टाइम फ्रेम में ये दोनों प्रोजेक्ट हम कंप्लीट कर पाए। तो नेक्स्ट 5 to 6 ईयर काफ़ी क्रूशियल रहेंगे भारत के प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन के लिए। और उसके बाद हमारा मुख्य उद्देश्य है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि 2040 तक हम मैन ऑन मून, यानी कि एक भारतीय को मून पे पहुंचाना है, जो अभी तक हुआ नहीं है। खाली नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कुछ और अन्य अवकाश यात्री जहां पहुंचे हैं उस जगह पे, और ये कहाँ जाएंगे वो तो भी डिसाइड करना है, इक्वेटर पे जाएंगे, साउथ पोल पे जाएंगे, बट एक भारतीय को चंद्र की धरती पे पहुंचाना है और सही सलामत वापस लाना है। तो वो मिशन हम 2040 तक करने की आशा रखते हैं। और उसके लिए कई और तकनीक भी करनी पड़ेगी, जैसे कि भारतीय अवकाश स्टेशन की स्थापना करनी पड़ेगी। तो वो सब भी प्लान में है हमारे। आपको क्या लगता है कि एक समय था जब 60 का 70 का दशक था, जब अमेरिका और रूस के बीच में एक जैसे स्पेस वॉर के प्रकार की एक हो गई थी, अब उसके बाद चांद में बहुत रुचि नहीं रही थी। क्या हमारे जो चंद्रयान मिशन है, चंद्रयान 1, 2 या 3 की भी बात करें, उसके बाद लगता है कि अचानक से चांद में रुचि विश्व की भी बढ़ गई है, सबकी उसकी नई निगाहें वहाँ पर रही है। तो क्या चांद की कौन सी ऐसी खोज है जिसने चांद में जो है इंटरेस्ट लोगों का बढ़ा दिया है? चांद में एक बार फिर से इंटरेस्ट जागृत हुआ है। जैसा कि आपने सही बताया कि जब अमेरिका रसिया की जो स्पेस रेस चल रही थी, स्पेस वॉर बोलो या उसको स्पेस रेस थी एक्चुअली वो, तो कौन पहले पहुंच जाए, तो उसमें अमेरिका फिर सक्सेस हो गया कि वो पहले आदमी को पहुंचा पाया, जबकि रसिया ने पहले स्पेस लॉन्च किया था, ऑर्बिटर और अदर थिंग। तो इस तरह से दोनों आगे पीछे होते रहते। तो उसके बाद जब आदमी चंद्र पे पहुंच गया, उसके बाद अन्य देशों की जो विकसित देश है उनकी कुछ रुचि उसमें कम हो गई। बट एक बार फिर से अमेरिका ने वो आर्टेमिस प्रोग्राम उनका अपना फिर से रिस्टार्ट किया। उसके बाद फिर से अन्य देशों में और ख़ासकर यूरोप में और जापान और चाइना, ये तीनों भी उसमें काफ़ी एक्टिव हुए। हर एक ने अपने इवन प्राइवेट सेक्टर में भी कई लोग उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, क्योंकि एलन मस्क के द्वारा जो स्पेस टूरिज़्म और अन्य प्रयोग चालू किए गए, तो लोगों को लगा कि उसको आगे बढ़ाते हुए स्पेस टूरिज़्म को और भी आगे ले जाके चंद्र पे भी हम टूरिज़्म करा सकते हैं। तो ये सब संभावनाओं को देखते हुए फिर से ऐसे प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन और ख़ासकर मून एक्सप्लोरेशन मिशन में अन्य विकसित और विकासशील देशों का उसमें इंटरेस्ट और भी जागरूक हुआ। और ख़ासकर जैसे कि मैंने बताया, अमेरिका का जो आर्टेमिस प्रोग्राम उन्होंने डिफ़ाइन किया और आर्टेमिस एग्रीमेंट वो सबसे कर रहे थे कि किस तरह से हम पीसफुल यूजेज ऑफ स्पेस, उसकी एग्रीमेंट तो यहाँ पे पृथ्वी पे है ही, उस तरह से प्लानिटरी लेवल पे भी आर्टेमिस एग्रीमेंट का ये मानना है कि वहाँ भी हम पीसफुल यूज़ करें और उसका मिसयूज़ ना हो चंद्र की धरती का। तो उसके लिए अमेरिका प्रयत्नशील था। तो एक तरह से फिर से लोगों में जागरूकता आई और इंटरेस्ट, रुचि जागृत हुई कि चंद्र को एक्सप्लोर करो, और भारत के इस साउथ पोल के प्रयोग ने और भी उसमें रुचि बढ़ा दी है। अब बात करते हैं गगनयान की, कि एक गगन नॉक्स की एक घोषणा भी हो चुकी है, 2 अनमैन्ड मिशन है, 1 मैन्ड मिशन है, और काफ़ी कुछ प्रयोग चल रहे हैं किस तरह से वापस लाया जाए, क्या किया जाए। तो एक अभी कौन सी स्थिति में है, कौन से स्टेज में गगनयान है, अभी हम उसमें क्या और नया एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसा कि आपको पता ही होगा कि 2019 में भारत के 72वें स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि भारत लगभग नेक्स्ट 3 साल में 2022 तक, जबकि भारत अपना 75वां सालगिरह मनाएगा स्वतंत्रता का, तब तक मैन इन स्पेस उसको अचीव करने का प्रयत्न करेगा। बहुत ही कठिन कार्य था, हम जानते ही थे पहले से। बीच में कोविड का समय आ गया तो उसके कारण थोड़ी कठिनाई ज़रूर हुई, बट हम उस रास्ते पे अभी आगे बढ़ रहे हैं और लगभग नेक्स्ट 2 इयर्स में वी विल बी पुटिंग मैन इन स्पेस। तो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का एक पहलू है कि हम हमारे भारतीय को भारतीय ज़मीन से ले जाके भारतीय यान में ऊपर ले जाके स्पेस में उनको सफ़र कराएंगे और उसके बाद उसको वापस सही सलामत सेफली
नीचे ले आके उसको लैंड करवाएंगे और भारत की धरती पे। तो ये पूरा भारतीय मिशन होगा, इंडिजिनस मिशन होगा। आज तक कई भारतीय स्पेस में जा चुके हैं, बट वो सभी अन्य देशों के यानों में गए हैं या अन्य देशों के माध्यम से गए हैं। तो उसके बदले ये पूरा इंडिजिनस भारतीय मिशन होगा। तो ये उसकी खास खूबी है। 2022 में हम हासिल नहीं कर पाए, बट उससे कोई निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हम सही ट्रैक पे, सही पाथ पे चल रहे हैं। और जो टेक्नोलॉजी हासिल करनी है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि कोई भी मिशन हम शुरू करते हैं तो गोल हमेशा एम्बिशियस रखते हैं कि 3 से 5 साल में पूरा कर लें। तो इस तरह से ये गंगारियन का गोल भी यही था, बट उसके हासिल करने में कई बार रुकावटें आती हैं। और जैसा कि मैंने बताया, कोई भी देश, दूसरा देश, हमारा मित्र देश भी यह तकनीकी हमको देने को राज़ी नहीं होता है। तो इस तरह से भी काफ़ी मुश्किलें आती है। सभी हमको एक आत्मनिर्भरता हासिल करनी पड़ी हर एक जगह पे, हर एक तकनीक में। तो उस कारण भी थोड़ी देरी हो रही है, बट अभी हमको पूरी आशा है कि हम जल्द से जल्द ये जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल कर पाएंगे, जिसमें कि मैन इन स्पेस। और जैसा कि आपने बताया कि इंडियन इन स्पेस, उसमें उसके जो पहलू है, उसमें हम जो अलग अलग तकनीक टेस्ट कर रहे हैं अभी, जैसे कि पैड एबोर्टेज, लॉन्च पैड पे ही कोई दुर्घटना हो जाए तो कैसे हम एस्ट्रोनॉट को सेफली उसमें से बाहर निकाल पाए। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि खिड़की या दरवाज़ा खोल दिया और वो बाहर निकल जाएंगे। तो उसको बाकायदा उसको लॉन्च करना पड़ेगा और फिर ही, जैसे चैलेंजर के टाइम पे भी इस तरह चैलेंजर पे हुआ था, ऐसा ना हो उसके लिए। उसी तरह थोड़ा ऊपर जाने के बाद कुछ दुर्घटना होती है तो भी सेफली उनको कैसे बाहर लाना है। आकाश में घूम रहे हैं, ये मिशन 1 से 7 दिन का हो सकता है। तो कभी भी उसमें कोई खामी आ सकती है, इमरजेंसी आ सकती है। तो उस समय भी कैसे सेफली क्रू को हम पृथ्वी पे वापस पहुंचा पाए। तो ये सब तकनीक का अभी टेस्टिंग हो रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। वो हासिल करने के बाद हम 2 अनमैन्ड मिशन करने जा रहे हैं, जिसमें कि विदाउट मैन, खाली रोबोट को भेज के, जो हमारे व्योम नॉट है उसको भेज के हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि किस तरह सेफली हम लॉन्च करें, पृथ्वी पे 1, 2, 3, 4 दिन के बाद वापस आ जाए सही जगह पे जहां हम चाह रहे हैं, वहीं पे लैंड हो सेफली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे 3 अनमैन्ड मिशन करने के बाद फाइनली हम मैन्ड मिशन पे जाएंगे। और जैसा कि मैंने बताया, नेक्स्ट 2 इयर्स हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल है, जिसमें ये सब मिशन हम हासिल कर पाएंगे और करने की कोशिश करेंगे। और अंत में जो H1 मिशन है हमारा, जिसको हम कहते हैं कि मैन्ड मिशन और क्रूड मिशन, वो हासिल करेंगे, जिसमें मिनिमम 1 से लेकर 3 एस्ट्रोनॉट तक या गगन यात्री अवकाश में जा सकते हैं। अभी कितने भेजने हैं वो डिसीजन बाद में लिया जाएगा, बट जो क्रू मॉड्यूल है हमारा गगनयान का, उसमें प्रोविज़न है कि मिनिमम 1 से लेकर मैक्सिमम 3 गगन नॉट्स उसमें बैठ पाए और यहाँ से लॉन्च होके पृथ्वी की ऑर्बिट में घूम के 1 दिन से लेके 7 दिन तक मैक्सिमम उतना प्रोविज़न हमने रखा है, और वापस सेफली हमारी धरती पे ही लैंड कर पाए। और उसमें एक जो मुख्य बात है कि सेफली लॉन्च करना और फिर लैंड करना वापस, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। उसके साथ साथ एक अन्य इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो पूरे समय तक जब वो अवकाश में रहेंगे, हम उनके साथ 100% कम्युनिकेशन बना के रखेंगे, कि उनके साथ हमेशा हम टच में रहेंगे, कम्युनिकेशन में रहेंगे, और 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी उनको अलग नहीं छोड़ेंगे। जैसा कि माँ अपने बेटे को कभी अपने से अलग नहीं रख सकती है, उसी तरह से हम भी एस्ट्रोनॉट को पूरी तरह से उनके कांटेक्ट में रहेंगे। तो उसके लिए जो 100% कम्युनिकेशन लिंक रिक्वायरमेंट है, अभी जो भी तकनीक हमारे पास है और जो भी हमारी फैसिलिटीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और दूसरे देशों की मदद लेके भी हम 40% तक ही अभी पूरी कर पा रहे हैं। उसको 40 से 100% तक ले जाना है, तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए हमको 2 अन्य जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन, जिसको हम डेटा रिले सैटेलाइट बोलते हैं। तो वो गगनयान तो क्योंकि दिन में 2 बार सुबह भारत पे दिखेगा और बाकी शाम को 2 बार दिखेगा, बाकी समय वो तो पृथ्वी के अन्य भागों पर ऑर्बिट में रहेगा, तो चक्कर काटता रहेगा। तो तब कैसे हम कम्युनिकेशन बनाए रखें भारत से, तो उसके लिए वो सैटेलाइट का उपयोग होगा। वो जो 2 सैटेलाइट हम लॉन्च करने वाले हैं, तो गगनयान उनके वो सैटेलाइट के थ्रू हमारे बेंगलोर सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर होगा बेंगलोर में, उसके साथ कंटिन्यूस टच में रहेंगे एस्ट्रोनॉट्स। तो ये सब मुश्किलें हैं हमारे मिशन में, और यानी कि तकनीकी चैलेंजेस है, उसको मुश्किल नहीं बोलूँगा मैं, टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है।
जिसको हमें हासिल करना है उसको ओवरकम करना है, और उसके बाद हम 100% कम्युनिकेशन हासिल कर पाएंगे, और साथ साथ में अन्य जो ह्यूमन सेफ्टी क्रिटिकल सिस्टम है वो डेवलप करके पूरा एश्योर कर पाएंगे कि हम आदमी को यहाँ से लॉन्च करेंगे, गगनयान में ऊपर जाएगा, 1 से 7 दिन तक घूम के वापस पृथ्वी पर सेफली आके हमारे भारत की धरती पे लैंड करेगा। तो ये पूरा मिशन की ये पूरा प्लान है, और जिसको हम एग्जीक्यूट करने के लिए जो जो तकनीकी जरूरत है उसका डेवलपमेंट अभी चल रहा है। ઇસરો સેકના નિદેશક નિલેશ દેસાઈની સાથે ખાસ સંવાદનો ભાગ 2 નિહાળો આવતા શનિવારે બપોરે 2 કલાકે માત્ર ડીડી ગિરનાર અને ડીડી ન્યૂઝ ગુજરાતીની YouTube ચેનલ પર।